हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और हम आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आप बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने डाल्टन्स लॉ के बारे में बता दिया था, मैंने मैटर के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब आगे फर्दर बढ़ेंगे। मैंने एक लास्ट टॉपिक जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा लेक्चर को। देखो यहाँ पे लिखा है डेरिवेशन। ठीक है, हम किस चीज का डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चे? हम डेरिवेशन करने वाले हैं जो मैंने लिखा था 1 AMU। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 1/12 इंटू, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन कराना है मुझे। तो C12 एटम। ध्यान से समझना इस बात को, है ना, बहुत ध्यान से केयरफुली समझना। जब तुम पीरियोडिक टेबल याद करते हो दोस्त, ठीक है, तो उसमें तुम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो कार्बन जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है? 6th नंबर पे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। बट एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? इसका जस्ट 2 गुना 12 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो, पहले समझो कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या बच्चे। ठीक है, कार्बन 12 एटम के 1/12वें भाग को किसके? कार्बन, फिर से सुनो, कार्बन 12 एटम के 1/12वें भाग को हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और मेरी बात ध्यान से सुनो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो तुम इस बात को लिख लो, कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन आगे स्टार्ट करें। ठीक है, लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। पॉज मार के ना लिख लिया करो। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे एज इट इज रहने दो। हम यहाँ का मास उठा लेते हैं। कितना है मास? 12 है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मैंने Na की वैल्यू लिखवाई थी, Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चे पता है? एवोगाद्रो नंबर, एवोगैद्रो एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये उन्होंने इस नंबर का डिस्कवरी किया था, खोज किया था। ठीक है, तो एवोगाद्रो नंबर ये है। ठीक, क्या करो, इसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तुम्हें 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगी। जब तुम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, क्या मिल जाएगा? ग्राम। देखो अब ये जो सॉल्व करने का पार्ट है ना बच्चे, ये आप कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, मान लो ये कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आया, तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन भी तुमको बता दूंगा। बट आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूं तुमसे 10th पास करके आए हो, तो ये कैलकुलेशन तुम आराम से कर लोगे। ये 1 AMU कहां से आया, ये तुम्हें डेरिवेशन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कार्बन 12 एटम के 1/12वें भाग को लिया, उसको कार्बन के मास को किससे डिवाइड कर दिया? एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर फिर से समझ लो क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर को खोजा। ठीक है, इस नंबर को खोजने के लिए अगर ऐसे इस नंबर को काउंट करने जाओगे तो सालों लग जाएंगे, बट है ना, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये बताया था कि ये एवोगाद्रो नंबर होता है, और ये रही तुम्हारी पूरी की पूरी डेरिवेशन। हम इसी को क्या बोलते हैं? AMU और ग्राम के बीच में रिलेशनशिप बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया, ये चीज कहां से आया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पॉज मारो, पॉज मार के नोट कर लो, और ये जो बीच वाली कैलकुलेशन तुमको दिख रही है, तुम करो, घर पे ट्राई करो। तुमको नहीं आता है तो तुम बताओ, मैं ये कैलकुलेशन भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज मार के नोट कर लो। अच्छा, एटॉमिक मास और नंबर में समझ में आया ना? तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद करनी होगी, तब तुमको ये सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें आज एक
मतलब टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक तुम्हारे लिए इवन तुम 12th में जाओ केमिस्ट्री पढ़ो तब, और तुम 11th में हो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब भी तुम्हें बहुत जरूरी है मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल दे दिया, मान लो तुमको कोई मॉलिक्यूल दे दिया H2O, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं, समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लो H2O, ठीक है, बोल दिया इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बस अभी ये समझाने के लिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं तुमको बताऊंगा कैसे निकलेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया तो कैसे निकालोगे। ठीक है, हालांकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है कितना होता है पता है, 18 होता है, 18 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। चलो अब निकालना भी सीख लेते हैं कैसे 18 होता है ना, चलो सीखते हैं। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं ना कि 18 आया कैसे। तो हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर मास, क्या हेडिंग डालोगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O। अब इसमें ना तुमको मैं टेबल दिखा रहा हूं, ठीक है, अभी के लिए क्या काम करो, उस टेबल को ना याद कर लो। ठीक है, तुमको ये निकालने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। लिखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, 10 हो गए। 10 का पहले लिखो इसका एटॉमिक नंबर है और इसका ये मास है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 6 मास होता है। बेरिलियम का 4, 8, ठीक है, नहीं बेरिलियम का 9 होता है, ठीक, 9। बोरॉन का 5 और मास 10। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, मास 12। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, 16 क्या होता है तुम्हारा मास नंबर। फ्लोरीन का 9 जो होता है एटॉमिक नंबर होता है और 18 क्या होता है, मास नंबर होता है। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है और एटॉमिक मास मतलब जो मास होता है कितना होता है, ये हो गया। अब इसको लिख डालो फटाक से, ठीक है। चलो अभी इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलो यहीं से तुमको समझाता हूं, देखो ध्यान दो, हम निकाल क्या रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। अगर तुमको हाइड्रोजन दिया है तो सबसे पहले पता करो कि हाइड्रोजन कहाँ है। हाइड्रोजन यहाँ है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मास कितना है, 1 है। तो और यहाँ पे देखो नीचे 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 इंटू हाइड्रोजन का मास लेना है। याद रखो क्या लेना है, मास लेना है। मास ले रहे हैं 1 प्लस, ठीक। ऑक्सीजन का फिर क्या करोगे, ऑक्सीजन के देखो नीचे कुछ है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन थे, इसका मतलब ये है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को गुणा कर दिया उसके मास से। अब ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन का मास देखो कहाँ है, ऑक्सीजन ढूंढो, यहाँ है 8वें नंबर पे। अब उसका क्या लो, मास ले लो, मास। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16, तो 16 खत्म। यहाँ पे कुछ 1 2 3 है नहीं, मतलब ऑक्सीजन 1 ठो 2 ठो 3 ठो ऐसा तो है नहीं, सिंगल ऑक्सीजन है, तो ऐसा ही रहने दो। करके सॉल्व करके देखो उसको, ये 2 हो गया प्लस 16 कितना हो गया, 18, लो आ गया तुम्हारा। तो H2O का एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 हो गया। CO2 की बात कर लो, CO2 देखो, CO2 में क्या होता है, कार्बन को ढूंढो, कार्बन कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास लेना है, क्या लोगे, मास ले लिया हमने। क्या कार्बन एक ही मॉलिक्यूल है, एक ठो ही दिख रहा है कार्बन, हाँ एक ठो ही दिख रहा है, तो ऐसे ही मास लिख दो। प्लस देखो ऑक्सीजन अब कहाँ, अब ऑक्सीजन 2 ठो है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास ढूंढो कहाँ है, ऑक्सीजन का मास ये रहा 16, तो कितना हो गया 12 प्लस 32,
कितना हो जाएगा 12 + 32 4 और 4 44। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया 44 आ गया। ठीक, और एक दो एग्जांपल और लेते हैं ना। अच्छा इसको नोट करो, पॉज करके इसको फटाक से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। देखो तुमको ये याद, ये सीक्वेंस में याद करना है ना, इसका यही होता है, फिक्स है ये वैल्यूज क्या है, फिक्स है। ठीक है, कि इसका यही होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से, ये दोनों एग्जांपल और ये जो मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर और मास। ठीक है, ये जो है एटम्स है उसके एटॉमिक नंबर है और इसके एटॉमिक मास है। फटाक से नोट करो, और ये दोनों नोट करो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फटाक से नोट करो, पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लेना बाद में। ठीक, आगे बढ़े। चलो फिर मैं कुछ 10 और लिखवा रहा हूं जो तुम्हें नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद तुम धीरे धीरे याद करते रहना। सोडियम Na, सोडियम को किससे डिनोट करते हैं Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। ठीक है, मास की बात करें, मास की बात करें तो इसको, इसका कितना हो जाएगा 23, नॉट 22, 22 नहीं रखना है, 23 रखना है। इसका कितना हो जाएगा 24 रख सकते हो, 26 रख सकते हो, 28 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 32 रख सकते हो। पर फिर यहां पे देखो एक वो आ जाएगा, इसका 35.5 रखोगे, कितना रखोगे 35.5, 18, 36 तुम रख सकते हो, 38 की जगह पे इसका 39 रखोगे। ठीक, फिर इसका कितना रखोगे 40 मास रखोगे। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया। फिर से बस वो जो 10 पीछे लिखवाया था, जो ये 10 यहां पे लिखवाए हूं, इस 20 का तुम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लो, 11th बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर 12th में तुमको 50 तक तुम याद कर लोगे, 12th तुम्हारा उससे हो जाएगा। बट तुम्हें ये याद होना बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको हल्के में लोगे तो याद रख लो कि पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अटक जाओगी, दिक्कत होगी। ठीक है, चलो अभी तो 2 एग्जांपल लिया था, अब 2-4 एग्जांपल और लेते हैं, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, क्या था, मान लो हम क्या ले रहे हैं, COCl2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं COCl2, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, COCl2। अब ध्यान दो, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, पहले आइडेंटिफाई क्या क्या दिख रहा है। कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, 3-3 एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब 3-3 एटम दिख रहे हैं। अब कार्बन का कितना होता है मास, याद करो, रिकॉल करो, कार्बन का मास होता है 16। कार्बन एक ठो ही है तो कार्बन के मास को ऐसे ही रहने दो, प्लस ऑक्सीजन भी एक ठो ही है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, अरे रुको रुको, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक, ऑक्सीजन भी एक ठो ही है तो 16 रहने दो, एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्लोरीन, ढूंढो क्लोरीन का है, यहां देखो 17, 35.5 कितना है, 2 ठो क्लोरीन है, कितना है 2 ठो क्लोरीन है, तो 2 का इंटू कर दो 35.5। चलो करो इसको, 28 हो गया, यहां पे कर दो 0, तो इसका सीधा सीधा 70 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 0.71 हो जाएगा। ठीक, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा। ठीक, अब तुम इसको ऐड कर दो 9 कितना हो गया COCl2 का 99। ठीक है, समझ में आया, तो इसका कितना आ गया तुम्हारा मोलिकुलर मास 99 आ गया।
अब और जैसे ले लो PCl3 का ले लो, PCl3 का ले लो। फॉस्फोरस ढूंढो कहाँ है, 15, मास कितना ले रहे हैं 30, ठीक है। देखो ध्यान दो, फॉस्फोरस एक ही है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऐड कर रहे हैं, 3 टू क्लोरीन है, 3 इंटू कितना कर देंगे 35.5, देखो 35.5, ये देखो दिख रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर दो पहले 5, ठीक है, इतना आ गया तो 30, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5.631, 136.5 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आ गया। 4 एग्जाम्पल हो गए और ये 2। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा, ठीक है। ये तुम्हें याद करना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक। तुम्हें वो 10 और ये 10, 20 कम से कम याद रखो 11th के लिए, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं इसको इसलिए इतना टाइम लेके बता रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। तुमको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूं, तुम घर पे एज होमवर्क ट्राई करो, ठीक है। चलो नोट कर लो, नोट करने का टाइम नहीं दिया गया मैंने, चलो ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। कुछ होमवर्क ले लो, ठीक। तुम ले लो NaNO3, PO4, SOCl2 और AlCl3, और क्या ले लो CaCO3, NaOH, KOH, CS3, NH4, और क्या ले लो O3, P8, O3P8, और क्या ले सकते हो CaOH ट्वाइस, ये ले लो। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 तो है। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा होमवर्क है, प्रैक्टिस करो मॉलिक्यूलर मास निकालने की, ठीक। होमवर्क ले लो, ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करके जो मतलब प्रैक्टिस कर लो। अगर दिखाने का तो तुम कमेंट में इन सब का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके कमेंट में डाल दोगे तो भी मैं देख लूंगा, ठीक है। और जिनका मेरे पास कांटेक्ट नंबर है वो मेरे को मैसेज कर देंगे तो भी मैं देख लूंगा। बट एट द एंड मेरे कहने का मतलब ये कि तुम प्रैक्टिस करो यार, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, पीछे उसको तुम यहाँ पे जो मैंने दिया उसको प्रैक्टिस करो घर पे, तब जो है कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया था। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करने लगेंगे ना तो उसमें क्या आ जाएगा, लॉज आ जाएंगे। कुछ लॉज हैं, तो पहले लॉ के बारे में यहाँ देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से अगले लॉ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है बच्चे, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिजिकल
एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर इक्वल टू टोटल चेंज, इक्वल टू टोटल चेंज, total change of system are equal to total change of system, total change of system, total change of system, और मतलब या ठीक है, ओ आर और मतलब या कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। अब इसको समझने का कोशिश करो, ठीक। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो बच्चा मास क्या होता है, अब मैं आपको यही बता ही देता हूं मास और वेट में फर्क क्या होता है। मास, तुम वेइंग मशीन पे चढ़ो, तुम्हारा क्या बताएगा, तुम्हारा वेट क्या बताएगा, 40 kgs, ठीक है, 60 kgs, ठीक है। तो वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल जो जी होती है 10, जी के लगने की वजह से इंटू 10 वो तुम्हारा वेट होता है, बट उसमें से जो 10 का मल्टीप्लीकेशन उसको हटा दो, उसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, हर टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, जब इस मास और वेट आएगा ना तो मैं समझा दूंगा। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर इक्वल टू द टोटल चेंज ऑफ सिस्टम और रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान दो, बहुत भारी भरकम इंग्लिश है ना, नहीं समझ में आ रही होगी, चलो ठीक है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर है, ठीक है, मार्कर का जो फिजिकल अपीयरेंस मुझे दिख रहा है, ये मार्कर है, इसको कुछ वेट करेंगे, मान लो 10 ग्राम या 5 ग्राम कुछ निकलेगा ये, तो इसका फिजिकल चेंज जो है, अब मान लो मैं मार्कर को तोड़ दूं या जला दूं, खत्म कर दूं, ठीक है, तो जब प्लास्टिक का मार्कर है 10 ग्राम मान लो इसका क्या है, मास है, मैंने इसको जला दिया, ये पूरा का पूरा मार्कर मेरा 10 ग्राम का मैंने वेट किया, मतलब ठीक है 10 ग्राम का है, मैंने इस मार्कर को जला दी, फिजिकल चेंज क्या है कि ये मार्कर है, केमिकल चेंज क्या है कि मैंने इसको जला दिया, अब इसके अंदर के जो एटम्स हैं वो क्या हुए, केमिकली चेंज कर किए और पिघल गए, मतलब पूरा खत्म हो गया, मैंने इसको जला दिया, तो जो रफ मटेरियल बचा इसके जलने का उसको वेट करो, और जो ये है उसको वेट करो, मतलब जलने के बाद जो इसका बचेगा वेस्ट उसको उठाओ, और एक पूरा का पूरा ये उठाओ, वेट करो, देखो दोनों बराबर आएंगे, 10 ग्राम, जलने के बाद भी ये 10 ग्राम ही बचेगा, और उसके बाद मतलब जलने से पहले भी ये कितना था, 10 ग्राम का ही था। तो यही फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर इक्वल टू टोटल चेंज, टोटल चेंज के बराबर हो रहे हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इक्वल टू टोटल चेंज, मतलब इसको जलाने के पहले जलाने के बाद इसका जब मास को मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 10 ग्राम ही आया, कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या सिस्टम, या रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा ही रहा, पहले भी 10 था अब भी 10 है, ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर तुम सिर्फ एक लाइन में समझना चाहो तो तुम लिख सकते हो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या मतलब हुआ समझाते हैं, समझाते, ठीक। एक कोई रिएक्शन ले लो, ठीक, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे H ले लो प्लस O ले लो O2, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा H2O। ध्यान देना बच्चे, तो जो तुम ये H लिए हो और O2 लिए हो, इन दोनों को क्या बोलते हैं पता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो रिएक्शन करता है
उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद जो हमारा बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिएक्शन कर रहा है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का जितना मास होगा निकाल के चेक करो कितना है। मान लो ये 1 और ऑक्सीजन 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16, रुकना, ऐसे समझो, 8 दूनी 16 हो गया, और ये 1, ये जब रिएक्शन करेगा ना, ये जब रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? ये मतलब इसका जो रिएक्टेंट का टोटल मास है और प्रोडक्ट का टोटल मास वो क्या होगा? बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जो तुम ये दोनों मिलाओगे, ऑक्सीजन मिला रहे हो, हाइड्रोजन मिला रहे हो, इन दोनों का तुम जितना मास लेके मिला रहे हो और जो बन रहा है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिजिकल चेंज जैसे दिख रहा है, फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब होता है दिखना, कैसा दिख रहा है वो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज अगर मैं इसको देखा, देख के मैंने वेट किया इसको 10 ग्राम आया, फिर इसके मैं केमिकली चेंज किया, इसको मैंने जला दिया, बर्न कर दिया, केमिकल चेंज हुआ इसके अंदर कुछ, तो फिजिकल और केमिकल चेंज बराबर रहा। ये पहले भी 10 ग्राम का था, अब भी 10 ग्राम का था। तो मास तो कंजर्व मतलब कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना। इसमें कुछ लॉस हुआ क्या? सब कुछ बचा ही रहा ना, 10 ग्राम का 10 ही ग्राम रहा। कुछ लॉस हुआ? मास में कोई गड़बड़ी हुई कि मास 10 ग्राम से 9 ग्राम हो गया? ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर इक्वल टू द टोटल चेंज के बराबर होंगे, ठीक है, या तो कांस्टेंट होंगे, या तो तुम ये लिख सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। और तुम एक बहुत जरूरी बात लिखना मत भूलना, मैं इसको मिटा के यहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको नीचे वाले को नोट कर लो तो मैं यहीं पे लिख दूं। मास कुछ भी हो, मास कोई भी हो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझो बच्चा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास को नहीं, नाइदर न तो क्रिएटेड मतलब बना सकते हैं, नॉर भी न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मास जो होता है ना बच्चे, न तो उसको हम बना सकते हैं खुद से, न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमेशा वही का वही होगा। लेट्स सपोज कि पानी है ना, पानी को देखते हो, तुम्हारे नदी में तालाब में पानी है, ठीक, कुछ मास होगा, है ना, वो वेपराइज होके मतलब ऊपर आसमान में जाता है, फिर वो क्या करता है, अब देखने को तो मास को तुमने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। जो वहां के पानी था वो तो भाप बन के ऊपर उड़ गया, तो इस हिसाब से देखने में तो तुमको लगा कि तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, बट तुमने डिस्ट्रॉय किया नहीं किया। अब वो रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में फिर से वही आ गया, ठीक है, तो फिर से वही जो है तालाब भर गया तुम्हारा। तो मास को ना तो तुम बना सकते हो ना ही तुम बिगाड़ सकते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को तुम ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया ना, मार्कर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तुम बना सकते हो क्या? मान लो तुमने बिगाड़ दिया इसको, 10 ग्राम का था, या तो तुम वेट किए तो 10 ग्राम का पहले था, जलाने के बाद 10 ग्राम का फिर था। तुमने क्या इसके मास में कुछ कमी कर दी? डिस्ट्रॉय करके इसके मास में कुछ कमी की? नहीं की। इसके मास में कुछ बढ़ा दिया, कुछ क्रिएट किया? नहीं किया। ना ही तो तुम उसके मास को बढ़ा पा रहे हो, ना ही तुम इसके मास को खत्म कर पा रहे हो। तो मास कंजर्व है,
ना तो तुम बढ़ा पा रहे हो ना तुम कम कर पा रहे हो, मतलब बराबर है, कंजर्व है, प्रिजर्व है, उसको कोई छू नहीं सकता। तो मास को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डिफिनेशन हो गया, ये 2 पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी जो है डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आई होप तुमको समझ में आया होगा, बाकी की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिस करो बच्चा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुमको आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।